नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी सेंट्रल। मैं हूं प्रियंका संभव और हम लेकर आते हैं वो खबरें जो आपके लिए हैं बहुत अहम, जिनका वास्ता है आपकी जेब से और देश की अर्थव्यवस्था से। इन खबरों को हम समझने की कोशिश करते हैं कि इनके असली मायने क्या है, इनका आप पर क्या असर पड़ता है। और इन खबरों के विश्लेषण के लिए मेरे साथ जुड़ते हैं वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार पवन कुमार जी। नमस्ते पवन जी, स्वागत है आपका मनी 9 में। पवन जी, बिना कोई ब्रेक लिए हर शाम को 7 बजे हमारे साथ जुड़ते हैं इन खबरों के विश्लेषण के लिए। तो जिन खबरों पर हम फोकस करने वाले हैं वो आपको फटाफट से बता देते हैं। अदानी ग्रुप के ग्लोबल निवेशकों ने अमेरिका में गौतम अदानी पर हुए केस को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। तो आज हम इस खबर को समझेंगे और थोड़ा इसके बाद प्राइवेट बैंकों के राइट ऑफ कर्ज में हो रही बढ़ोतरी पर बात होगी। HDFC, ICICI और एक्सिस बैंक के राइट ऑफ कर्ज बढ़ गए हैं। अगली खबर माइक्रो फाइनेंस कर्ज को लेकर होने वाली सख्ती से जुड़ी है। जानेंगे कि ये सख्ती क्यों हो रही है। इसके साथ शेयर बाजार में 38 दिन के बाद विदेशी निवेशकों की खरीदारी पर बात होगी। जानेंगे कि आगे विदेशी निवेशकों का निवेश बढ़ेगा या नहीं। टेलीकॉम कंपनियों को सरकार की तरफ से बड़ी राहत मिली है। मनी सेंट्रल में इस पर हम बात करने वाले हैं। और अंत में राष्ट्रपति का चुनाव जीतने वाले डोनाल्ड ट्रंप के नए बयान पर को भी हम डिस्कस करेंगे। उन्होंने कनाडा और चीन पर सख्ती की बात कही है। लेकिन सबसे पहले वो खबर जिसका रिश्ता है आपके पैन कार्ड से। देश में पैन कार्ड जारी करने को लेकर एक नए सिस्टम को अब लाया जाएगा। सोमवार को केंद्रीय कैबिनेट ने नए व्यवस्था पैन 2.0 को मंजूरी दी है। इस व्यवस्था पर 1435 करोड़ रुपए का खर्च आएगा और नए सिस्टम में पैन कार्ड के डेटाबेस को ज्यादा सुरक्षित किया जाएगा। साथ में जो भी संस्थाएं पैन के डेटा का इस्तेमाल करती हैं उन्हें डेटा वॉल्ट सिस्टम लागू करना होगा। यानी अब आपके पैन कार्ड को ज्यादा सेफ बनाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि सारे ही आपके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इससे जुड़े रहते हैं। तो क्या आपके लिए पैन कार्ड में क्या बदलने वाला है, ये हम आपको बता रहे हैं मनी 9 में। आप हमारे वीडियो को जरूर देखिएगा, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा। लेकिन इस नए सिस्टम को लागू करने के पीछे क्या वजह है, ये समझते हैं पवन जी से। पवन जी, पैन 2.0 कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है, अश्विनी वैष्णव ने इसे अनाउंस किया। इस नए सिस्टम को आप कैसे देखते हैं? प्रियंका, पैन से जुड़े जो सरकार के प्रयास हैं उसमें काफी, देखिए पैन इस देश में बहुत पहले से है। उसमें उसमें जगह जगह और जब भी जरूरत पड़ती है उसमें सरकार ने सुधार किए। लेकिन काफी टाइम से ये महसूस किया जा रहा था कि जो मौजूदा पैन है उसको कैसे थोड़ा और मजबूत किया जाए, ताकि इसके रहते भी मतलब जिसमें सुरक्षा बिल्कुल चाक चौबंद हो, कोई धोखाधड़ी नहीं हो। साथ ही साथ इसका इसको ज़्यादा और नए ज़माने के मुताबिक इसको ठीक किया जाए, नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से ठीक किया जाए। तो काफ़ी टाइम से इस पर बात चल रही थी। कल जब कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने इसको मंजूरी दी, तो आप ये समझ सकते हैं कि जो आगे चल के पैन का इस्तेमाल करेंगे उनके लिए उसमें QR कोड मैंडेटरी है। QR कोड से एक सेंट्रल पोर्टल के जरिए आप उसको ऑपरेट कर सकेंगे। और ये एक पैन कार्ड एक मतलब सिंगल डॉक्यूमेंट होगा जो आपके सारे फाइनेंशियल नीड्स का, वो समझिए कि वो उसका ओरिजिन होगा, उसके लिए वो जरूरी होगा। तो अब पहले की तुलना में जैसे आप हाल के दिनों में जो साइबर फ्रॉड बढ़े वो कम हो जाएगा। इसका यूज करना, इसका इस्तेमाल करना इसको आसान होगा। तो आप जब देख रहे हैं कि बाकी सारे गवर्नेंस के हिसाब से इस सरकार में सारे फैसले लिए जा रहे हैं, जिसमें सरकारी एजेंसियों के लिए आसान तो है, इस साथ ही साथ जो लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, जो लोग पैन कार्ड होल्डर्स हैं, उसके लिए और आसानी हो जाएगी। जैसे इसमें जो टैक्स पेयर्स का जो रजिस्ट्रेशन है उसकी बेहतरी हो जाएगी। प्रोसेस पूरा टेक्नोलॉजी से लिवरेज करेगा। तो पहले जितने झंझट पैन कार्ड से जुड़े हुए आते थे वो शायद मेरे ख्याल से अब इसके इजी टू यूज, इजी टू होल्ड एंड इजी फॉर ट्रांजैक्शन, ये सबके लिए ये समझिए कि आसान होगा। जो नए पैन कार्ड के फीचर्स हैं वो बेहतरी के लिए है। ओके, सो QR कोड के साथ अब आपका पैन कार्ड जो है वो नया वाला होगा। लेकिन क्या आपको नया अप्लाई करना है, तो उसका जवाब है नहीं। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि मनी 9 पर जरूर जाकर के हमारा वो वीडियो देखिए, जिसमें हम प्रियंका क्या है कि एक बड़ा कंफ्यूजन किसी को हो सकता है। मतलब आपके पास अगर पुराना पैन कार्ड है तो पुराना पैन कार्ड है, तो अगर आप उसे बदलवाना चाहते हैं तो आपके पास ये आज़ादी है, आप उसको बदलवा सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं, उसको नहीं बदलवाना है या उसका इस्तेमाल आप करना चाहते हैं, तो वो भी आज़ादी आपके पास है।
तो कोई मैंडेटरी नहीं है, कोई मजबूरी नहीं है कि आपके लिए क्यूआर कोड से जो ड्राइव करेगा नया वाला कार्ड वो आपको लेना ही पड़ेगा। तो कम से कम ये समझिए रिलीफ है उसके लिए जिनके पास ओल्ड कार्ड है। ओके, सो आपको कुछ भी अप्लाई नहीं करना होगा। सरकार आपके कार्ड को बेसिकली अपग्रेड कर रही है, उसे डिजिटल दुनिया के लिए जो है उसके समकक्ष लाने की कोशिश यहाँ पर हो रही है। आपके पास कार्ड है, आप पुराना यूज़ करते रहिए, आप नया लेना चाहते हैं तो आप नया फिर आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आगे अगली खबर की तरफ। जो कंपनियां ईपीएफओ के साथ जुड़ने के योग्य हैं लेकिन अतिरिक्त खर्च की जिम्मेदारी बढ़ने की वजह से नहीं जुड़ती हैं, या फिर कुछ कंपनियां ऐसी भी हैं जो अपने कर्मचारियों का पीएफ जमा नहीं करती है, उनके लिए ईपीएफओ की तरफ से एक एमनेस्टी स्कीम तैयार की जा रही है, जिसके जरिए कंपनियों को ईपीएफओ के साथ जुड़ने और कर्मचारियों का पैसा जमा करने के लिए कहा जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक इस स्कीम को दिसंबर अंत में लॉन्च होने वाली एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के साथ लॉन्च किया जा सकता है। ये एमनेस्टी स्कीम की जो बात हो रही है, इसको लाने के पीछे ईपीएफओ का क्या मकसद है पवन जी? देखिए होता क्या है कि इस देश में कितना भी कर लीजिए आप, पता नहीं कुछ सिस्टम ऐसा है जब आप जब फुल प्रूफ मैकेनिज्म की बात करते हैं तो भी कहीं ना कहीं कंपनियां उसका एक लूप होल्स निकालती हैं। अब आप जैसे बात करते हैं ईपीएफओ की, जो ईपीएफओ में पैसा जमा करता है, ईपीएफओ के दायरे में जो कंपनियां आती है उसमें मिनिमम 20 एम्प्लॉयज जरूरी होता है। तो क्या होता है, कंपनी मान लीजिए उसने 18 एम्प्लॉय दिखाए या 19 एम्प्लॉय दिखाए तो आपको ईपीएफओ के दायरे में नहीं आना पड़ता है। इस तरह से आप ईपीएफओ के लिए जो पैसा जमा करना पड़ता है उसको आप अवॉइड करते हैं, उसको आप उसका एवर्जन होता है। अब इन्होंने सरकार ने काफ़ी सर्वे किया जिसमें हज़ारों कंपनियां ऐसी हैं जो ईपीएफओ में पैसा नहीं जमा कराती, उसके लिए एलिजिबल होते हुए भी जो तरीके अपनाती हैं वो गैर कानूनी हैं, जो डेटा प्रेजेंट करती हैं वो फॉल्स हैं, फॉल्स नहीं है तो कम से कम वो सही नहीं है, इतना तो ज़रूर कह सकते हैं। तो सरकार ने जैसे देखिए वन टाइम वेवर जब किसी चीज़ का मिलता है, जैसे आप एक एग्जांपल देता हूँ, वॉलंटरली डिस्क्लोजर ऑफ इनकम स्कीम कभी आया था इस देश में, उस तरह से इन कंपनियों को दो सुविधाएं दी जा रही है कि एक तो आप लाइन पे आ जाइए, जो गैर कानूनी है उसको आप हटाइए और जो कायदे की बात करिए। दूसरा कि जो गलती आपने अभी तक की और किसी तरह आप ईपीएफओ में पैसा जमा कराने से बचते रहे, देखिए ईपीएफओ में पैसा नहीं जमा कराती, ये गैर कानूनी है, एंटी एम्प्लॉयज है ये। तो वो अगर नहीं किया है आपने तो उसका भी आपको हम वेवर देंगे, आप फाइन दे दीजिए, आप पेनल्टी दे दीजिए और वो आप रेगुलराइज कर लीजिए। तो इसलिए ये दोनों जो एस्पेक्ट जिसकी आप बात कर रहे हैं, ये अल्टीमेटली इस देश में कंपनियों को कानून मानने के लिए बाध्य करेगा, साथ ही साथ एक जो एम्प्लॉयज हैं उसके लिए एक बहुत ही पॉजिटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट करेगा। तो ऐसे कंपनी जो अभी तक इसका पालन जिन्होंने नहीं किया या जो चोरी छुप के काम करते रहे, डेटा छिपाते रहे और ईपीएफओ के दायरे से बचते रहे, उनके लिए एक समझिए कि गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि किसी तरह पहले का फाइन देके आप जो गैर कानूनी तरीके अपनाते रहे आप उससे बाहर आए और आप रेगुलराइज हो जाएं। ठीक है, तो आप फॉर्मल सिस्टम का हिस्सा बनिए। ये विंडो, ये अपॉर्चुनिटी आपको मिल रहा है, यही जो है ईपीएफओ अपने इस एमनेस्टी स्कीम के जरिए करना चाहता है। अदानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदानी के खिलाफ अमेरिका में केस दर्ज होने के बाद अदानी ग्रुप में निवेश को लेकर इसके ग्लोबल इन्वेस्टर्स का मिला जुला रिस्पांस सामने आया है। एक तरफ फ्रांस की एनर्जी कंपनी टोटल एनर्जीज ने अदानी ग्रुप में नए निवेश को फिलहाल के लिए रोक दिया है, वहीं दूसरी तरफ ग्रुप के अमेरिकी निवेशक जीक्यूजी पार्टनर ने मजबूत फंडामेंटल्स का हवाला देते हुए एक बार फिर से अदानी ग्रुप पर भरोसा जताया है। तो फ्रांस की टोटल एनर्जीज ने कहा है कि जब तक गौतम अदानी और ग्रुप के दूसरे लोग अमेरिका में लगे आरोपों से पूरी तरह नहीं छूट पाते तब तक ग्रुप में नया निवेश नहीं किया जाएगा। तो लगातार हम इसको कवर कर रहे हैं और अब फ्रांस की टोटल एनर्जीज का भी नाम आ रहा है जो कह रही है कि हम इसमें कुछ नया निवेश नहीं करेंगे। इससे पहले कीनिया, बांग्लादेश, श्रीलंका से कुछ खबरें आई जिसको हमने लगातार मनी सेंट्रल में डिस्कस किया है। अब यहाँ पर फ्रांस की कंपनी जो कह रही है टोटल एनर्जीज कि वो नया निवेश नहीं करेगी, साथ में जो अदानी के मैं कहूँगी सपोर्टर रहे हैं जीक्यूजी, वो कह रहे हैं कि भाई फंडामेंटल्स अच्छे, चिंता की बात नहीं है। तो इसमें अब दोनों ही एकदम ऑपोजिट बातें कह रहे हैं। आपको क्या लगता है कि कौन किसकी तरफ जो है आप ज्यादा जिसकी बात को तवज्जो देंगे, जीक्यूजी पार्टनर्स की या टोटल एनर्जीज की? देखिए जो सच है और जो
सही तरीका जो उचित है वो उचित है, जो अनुचित है वो अनुचित है। वो देखने से लग जाता है, उसमें कुछ ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। देखिए, फ्रांस की लार्जेस्ट ऑयल गैस कंपनी है टोटल एनर्जी। आप यूरोप में कदम रखेंगे, जगह जगह आपको उसके साइन बोर्ड दिखेंगे और फिर आपको पता चलेगा कि कंपनी कितनी इंपॉर्टेंट है, इसका कैनवास कितना बड़ा है। रिलायंस के अलग अलग कंपनियों में इनके निवेश हैं। आप जैसे सिटी गैस देखिएगा तो उसमें करीब 37-38% इनका इन्वेस्टमेंट है। जो अडानी ग्रीन देखिएगा उसमें भी करीब 19.75 इनका इन्वेस्टमेंट है। जो टोटल एक्सपोजर इनका टोटल एनर्जी का है अडानी में, अडानी ग्रुप में, वो कहेंगे और आपका 4 से 5 बिलियन डॉलर का है। ये सारे किस्से तो आपने सुना दिए, लेकिन ये किस्से आपने नहीं सुना है जो अभी 3-4 घंटे पहले अडानी ने एक प्रेस रिलीज दिया और उसमें वो उसका संकेत इस तरह है कि टोटल एनर्जी चाहे कुछ भी बोल ले, अभी जो वो कह रहे हैं कि हाँ उनका इन्वेस्टमेंट का अभी कोई इरादा नहीं है जब तक कि क्लीन चिट जो मौजूदा केस है उसमें अडानी को नहीं मिल जाए। तो टोटल एनर्जी के इस बात पे जो प्रतिक्रिया आई है अडानी की तरफ से, वो यह है कि अभी हमारी उनसे कोई बातचीत कैपिटल के लिए नहीं हो रही है। तो ये इस तरह से कहने से हुआ कि उनके वो चाहे जो भी कह लें, वो क्या बोल रहे हैं कि आप नेक्स्ट अभी कोई कैपिटल नहीं लगेगा जब तक क्लीन चिट नहीं, हमारी तो कोई उनसे बात ही नहीं हो रही अभी कैपिटल की। तो आप देखें, मतलब बिल्कुल दो अलग अलग रवैये हैं दोनों कंपनी की तरफ से। अब टोटल एनर्जी पे आते हैं। टोटल एनर्जी अगर अभी नए अडानी ने कहा है कि हमारी कोई बातचीत उनसे नहीं चल रही थी, कोई नेगोशिएशन नहीं चल रहा था, कोई नए टॉक नहीं चल रहे थे, ऐसा नहीं है। अभी 2018 में जब से टोटल एनर्जी ने इसमें इन्वेस्टमेंट किया, अलग अलग बातचीत के दौर चले हैं और जिसकी वजह से आप देख रहे हैं ये सारा इन्वेस्टमेंट जो फेज मैनर में हुआ है। अभी कुछ नए वेंचर्स के लिए, कुछ नए प्रोजेक्ट के लिए टोटल एनर्जी की बात अगर चल भी रही होगी, मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि शायद चल रही होगी, तो टोटल एनर्जी ने कहा है कि अभी किसी भी सूरत में जब तक इनको क्लीन चिट नहीं मिल जाता, हम किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट यहाँ पे करने को राजी नहीं है। किसी भी तरह का कोई कैपिटल डिप्लॉयमेंट नए प्रोजेक्ट में नहीं होगा। तो आप इतना बड़ा बिजनेस पार्टनर है पूरी दुनिया में, उसका नाम है, पूरी दुनिया के अलग अलग देशों में इन्वेस्टमेंट है। तो मेरे ख्याल से ये कंपनी के इमेज पे और कंपनी के ऑरा पे और कंपनी का जो एक कंपनी जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट ग्रैब करती है, इन्वेस्टमेंट ट्रैक करती है, मेरे ख्याल से उस सेंटिमेंट का लॉस हुआ है। ऑलराइट, चलिए अगली खबर की तरफ अब रुख करते हैं। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान बैंकों की तरफ से राइट ऑफ किए गए कर्ज में कमी आई है, लेकिन करीब 20% बैंक ऐसे हैं जिनके राइट ऑफ कर्ज बढ़े भी हैं। और सरकार की तरफ से संसद में दी गई जानकारी के मुताबिक जिन बैंकों के राइट ऑफ कर्ज बढ़े हैं, उस लिस्ट में 3 सबसे बड़े प्राइवेट बैंक हैं, यानी HDFC बैंक, ICICI बैंक और एक्सिस बैंक का नाम शामिल है। वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान HDFC बैंक ने 10,769 करोड़ रुपए का कर्ज राइट ऑफ किया था, जो वित्त वर्ष 2023-24 में बढ़कर 11,000 करोड़ के पार हो गया है। इस दौरान ICICI बैंक का जो सालाना राइट ऑफ कर्ज है वो 37% बढ़कर 6,198 करोड़ रुपए और एक्सिस बैंक का 34% बढ़कर 8,346 करोड़ रुपए हो गया है। सरकारी बैंकों में PNB और कैनरा बैंक के राइट ऑफ कर्ज में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, जबकि SBI, यूनियन बैंक और सेंट्रल बैंक के राइट ऑफ कर्ज में कमी आई है। तो प्राइवेट बैंकों का पलड़ा यहाँ पर भारी नजर आ रहा है। क्यों राइट ऑफ कर्ज की जो तादाद है या जो नंबर्स हैं वो प्राइवेट बैंक के बड़े दिख रहे हैं? देखिए, पिछले कई सालों में मतलब 4-5 साल से लगातार सरकार का ये फोकस रहा है कि जो राइट ऑफ है वो किया जाए, ताकि सरकार के जो बैंक्स हैं उसकी ज़मीन, उसका जो बैलेंस शीट है वो क्लीन दिखे। अलग अलग वजहों से सरकारी बैंकों में राइट ऑफ किया गया, क्योंकि सरकार को अपने बैंक्स को क्लीन दिखाना था। तो ये सरकारी बैंक्स की जहाँ तक बात है, ये उसका स्टेटस ये है। जो प्राइवेट बैंक्स की आप बात कर रहे हैं, तो मतलब कुछ और डेटा खंगालने की ज़रूरत है कि क्योंकि कोई इंडस्ट्रियल डिस्ट्रेस तो दिखा नहीं है। पिछले साल कोविड की वजह से अगर कुछ केसेस ऐसे हुए होंगे जो कि देखना पड़ेगा और डिटेल में जाके, तो शायद उसकी वजह हो सकती है, वो भी एक वजह हो सकता है। जो पर्सनल लोन में जो डिफ़ॉल्ट है, या फिर क्रेडिट कार्ड लोन में जो डिफ़ॉल्ट है, क्रेडिट कार्ड अब बड़ा वल्नरेबल एरिया है प्रियंका। चाहे आप ICICI बैंक की बात कर लीजिए, चाहे आप HDFC बैंक की बात कर लीजिए, ये सब इस देश के बड़े क्रेडिट कार्ड देने वाले बैंक्स हैं।
तो वहां से अगर डिफॉल्ट है तो इनको राइट ऑफ करना पड़ेगा। देखिए एक फर्क है, जैसे राइट ऑफ में क्या होता है, राइट ऑफ हुआ तो इसका मतलब ये नहीं समझिए कि बैंक ने आपको मांगना छोड़ दिया, आप पैसे लेने छोड़ देंगे, कस्टमर को नहीं देना पड़ेगा। ये वेवर नहीं है, लोन वेवर नहीं है, ये राइट ऑफ है। इसने अपने बैलेंस शीट से उसको ऑफ किया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो लोन वो हवा में चला गया, अब देना नहीं पड़ेगा, ऐसा नहीं है। आपको लोन देना पड़ेगा, बैंक लगातार फॉलो करेगा। ये बैंक अपनी सुविधा के लिए अपने बैलेंस शीट से इसको ऑफ करते हैं, पर ये कर्ज वहीं का वहीं है। जो उसको मान लीजिए क्रेडिट कार्ड होल्डर जिसने इसका इस्तेमाल किया और अब तक पैसे नहीं बैंक को दिए हैं, ऐसा नहीं कि बैंक उसके पीछे पड़ना छोड़ देगा। तो ये जो मेजोरिटी आप देख रहे हैं, ये उसी तरह के लोन पोर्टफोलियो का नतीजा है जिसमें बैंक जो है वो पर्सनल लोन स्पेस में घुसता है। तो मेरे ख्याल से जो ये जो रिफ्लेक्शंस आप देख रहे हैं, ये वही से आ रहा है। ऑलराइट, चलिए अब बात कर लेते हैं एक और अहम खबर की। माइक्रो फाइनेंस सेक्टर की सेल्फ रेगुलेटरी संस्था MFIN ने फैसला किया है कि अपनी सदस्य माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के लिए माइक्रो फाइनेंस को लेकर जनवरी से सख्त दिशा निर्देश लागू किए जाएंगे, ताकि खराब एसेट क्वालिटी से जूझ रही इन कंपनियों को उबरने में मदद मिल सके। मौजूदा नियमों के तहत अगर माइक्रो फाइनेंस कंपनी से कर्ज लेने वाले किसी व्यक्ति का 3,000 रुपए से ज्यादा का कर्ज 90 दिन तक फंसा रहता है तो उसे नया कर्ज नहीं दिया जा सकता है। साथ में उस कर्ज को NPA मान लिया जाता है। नए नियमों में 90 दिन की समय सीमा को घटाकर 60 दिन किए जाने की बात कही गई है। इसके अलावा मौजूदा नियमों के तहत कर्जदार को अधिकतम एक साथ 4 कंपनियों से कर्ज लेने की छूट है, लेकिन नए नियम में इसे घटाकर 3 कंपनियां किया जा रहा है। इस सख्ती के बाद कमजोर आय वर्ग वाले लोगों के लिए कर्ज और कठिन हो सकता है। माइक्रो फाइनेंस पर लगातार जो है सख्ती का सिलसिला जारी है और जुलाई में भी हमने इस तरफ एक कदम उठते हुए देखा था पवन जी, और फिर से ये एक पेन पॉइंट है। आप देखिए कि MFI की ज़रूरत इस देश में इसलिए पड़ी क्योंकि सबको बैंकिंग स्पेस में एक्सेस नहीं है, इसलिए MFI इस देश में ग्रोथ किया। MFI माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस का आप लोन पोर्टफोलियो देखेंगे तो आपको 10 साल में करीब 5-6 गुना अभी MFI का लोन पोर्टफोलियो आपको मिलेगा करीब 90 लाख करोड़ के आसपास। आप देखिए कितना जंप है। 2012 में ये 17-18 लाख करोड़ के आसपास था, तो 90 लाख करोड़ का जो लोन पोर्टफोलियो है तो इतना विशाल, ये कोई कम नहीं है। अब देखिए क्या माइक्रो फाइनेंस लोन क्यों ये इसमें कॉम्प्लिकेशंस क्यों है? इसलिए कॉम्प्लिकेशंस हैं क्योंकि एक तो इनको कहीं से फंड लेना पड़ता है, उस पर इंटरेस्ट देना पड़ता है, फिर उसके बाद ये आगे इसको उस तरह के एंटरप्रेन्योर्स को देते हैं जहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा है। तो माइक्रो फाइनेंस में देखिएगा आप, RBI ने और इस देश की सरकार ने लगातार ये कहा है कि एक तो माइक्रो फाइनेंस लोन जब बांटते हैं तो उसमें काफ़ी, एक तो एवरग्रीनिंग बहुत होती है। एवरग्रीनिंग के अलावा जो लोन लेते हैं उसका क्रेडिबिलिटी आप नहीं देखते हैं, उसका क्रेडेंस नहीं देखते हैं। आपको लगता है कि चाहे कुछ भी हो जाए लोन पोर्टफोलियो बढ़ाया जाए। तो ये सब जब आप करते हैं तो आगे चल के इस पे स्ट्रेस बढ़ता है और उसके बाद इसका NPA बढ़ता है, और फिर कई केसेस में ऐसे देखे गए हैं जब सरकार को इंटरवीन करना पड़ा इस देश में। तो इसमें सेल्फ रेगुलेशन जो है वो अभी जिसकी बात आप कर रही हैं उसमें देखना ये पड़ेगा कि क्या ये जब लागू होता है तो जब सख्ती से लागू होगा तो लोन डिस्पर्सल क्या मुश्किल हो जाएगा क्या? जब लोन डिस्पर्सल मुश्किल हो जाएगा तो इंटरेस्ट रेट का क्या होगा? तो मेरे ख्याल से देखिए सख्ती जवाब नहीं है। जवाब यह है कि आप एक बीच का रास्ता अपनाएं जहां पे बैंक्स के लिए विन विन सिचुएशन हो, जहां पे जो लोन ले रहे हैं उसके लिए विन विन सिचुएशन हो, जहां पे फंड जहां से लिया जा रहा है उस इंस्टीट्यूशन के लिए विन विन सिचुएशन हो। तो केवल एक तरह से अब सख्ती तो कर देंगे आप, लेकिन आप देखिएगा सडनली जो लोन पोर्टफोलियो है पूरा स्लम्प कर गया। तो जब लोन पोर्टफोलियो पूरा स्लम्प करेगा तो इसका मतलब है कि जिसको जरूरत है लोन की उसको नहीं मिल रहा है, तो फिर भी पर्पस डिफीट हो जाएगा। बिल्कुल। तो इसमें अभी क्या किया जाए, मेरे ख्याल से अभी देखिए एक बात आपको बता देता हूं, इस पे बजट के जो प्री बजट डिस्कशंस हो रहे हैं इस देश में, उसमें MFI को काफी 2-3 महीने से, क्योंकि RBI के भी 2-3 एक्शन हुए उस पर, तो प्री बजट मीटिंग्स में इस पे बहुत डिटेल में बात चल रही है। मैं ये मान के चल रहा हूं कि कोई ऐसा सिचुएशन क्रिएट होगा, कोई ऐसा सिनेरियो क्रिएट होगा जहां पे पहले की तुलना में ज्यादा रिलीफ और ज्यादा कंफर्ट होगा
माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के रीजन में। लेकिन जो लोग कर्ज लेना चाहते हैं उनके लिए तो ये नियम जो है एक तरह से उनको फिर कर्ज मिलने में तो और दिक्कत होगी। मैं आपसे यही कहा कि आप सख्ती कर दीजिए। तो सख्ती करके हासिल क्या करेंगे भाई? आपका काम देखिए, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस का काम है क्रेडिट डिसबर्स करना। तो आप जब सख्ती कर देंगे और जब जो जो आपका काम है वो काम हो ही नहीं रहा, तो ऐसा करके करेंगे क्या? तो इसीलिए मैंने कहा कि बहुत सारे प्रेजेंटेशन दिए गए और जो प्री बजट मीटिंगें चल रही हैं उसमें इसको सरकार अपने प्रायोरिटी पे रखे हुए कि कैसे इसको माइक्रो फाइनेंस की जो एक्टिविटीज है उसको कैसे रेगुलेट किया जाए, कैसे कंपनी के लिए फायदेमंद हो, आरबीआई को ज़्यादा इंटरवीन न करना पड़े। साथ ही साथ जो लोग जानलेवा प्रयास करते हैं कर्ज लेने के बाद, मान लीजिए कल को कोई किसान आत्महत्या कर ले, कुछ देश के कुछ राज्य में ऐसे देखे जाते हैं, तो ऐसा किया जाए जिसमें कि सबके लिए विन विन सिचुएशन हो। बिल्कुल, क्योंकि दो धारी तलवार है, कर्ज मिल जाता है और उसके बाद जिस तरह से दबाव बनाकर उनसे वसूली होती है, डरा धमकाकर, वो भी एक टेंशन वाली बात है, और नहीं मिलना वो और नई तरह की मुश्किलात खड़ा करेगा। तो ये दो धारी तलवार है, और जैसा कि पवन सर कह रहे हैं कि प्री बजट मीटिंग में ये एक पॉइंट ऑफ डिस्कशन है और हम इस पर सरकार को देखेंगे कि एक इक्विलिब्रियम लाने की कोशिश होगी। अब बात करते हैं भारतीय शेयर बाजार की, जिसमें विदेशी निवेशकों की एक तरफा बिकवाली पर सोमवार को ब्रेक लगा है। विदेशी निवेशकों ने सोमवार को 9,947 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे हैं। सोमवार को 38 दिन के बाद विदेशी निवेशकों ने खरीदारी की है और इससे पहले उनकी तरफ से रोजाना बिकवाली का सिलसिला जारी रहा था। विदेशी निवेशकों की इस खरीदारी को बाजार के लिए पॉजिटिव संकेत माना जा रहा है। इस खरीदारी की बदौलत मंगलवार को भी शेयर बाजार में हमने तेजी देखी है। तो क्या लग रहा है, क्या विदेशी निवेशक अब भारतीय बाजार में निवेश करने के लिए तैयार हैं, बढ़ाएंगे, या अभी लग रहा है इट्स टू सून, हम इस कंक्लूजन पर नहीं पहुंच सकते? पवन जी, आपके व्यूज? नहीं, बहुत प्रियंका, मतलब एक दिन में क्षणय रुष्टा क्षणय तुष्टा, मेरे ख्याल से देखिए ऐसा है कि हम लोग पिछले बार भी जब लास्ट इस टॉपिक पे बात हो रही थी तो हम ये कह रहे थे कि एक्चुअली क्या है, हम ना ज़्यादा वी आर इन द हैबिट ऑफ रीडिंग टू मच इनटू समथिंग मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स। उसमें जब एक दिन एफआईआई वाले भाग जाते हैं तो हम कहते हैं हाय तौबा मचाने लगते हैं, बिल्कुल छाती पीटने लग जाते हैं। दूसरे दिन आ जाता है तो हम बड़े खुश हो जाते हैं। तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि एक दिन में जो मतलब इसको आप सेलिब्रेट करिए कि हमारे यहाँ सिचुएशन अच्छी है, लॉन्ग टर्म में बेहतरी होगी, लेकिन एक दिन के एक्टिविटीज़ को हम लोग कोई बेंचमार्क मानेंगे ऐसा नहीं है। अभी अगली खबर पे आप जब जाएंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि इन सब चीज़ों का भी बड़ा फर्क पड़ा होगा जो ट्रंप ने इंडिया टैरिफ के बारे में कहा है। तो मेरे ख्याल से इन सब का भी असर मार्केट पर आंशिक रूप से देखा गया होगा आज। तो आप सारा क्रेडिट एफआईआईज को नहीं देंगे, कुछ और भी फैक्टर्स हैं जो बाजार के मूड को जो है संभालने में मदद कर रहे हैं। उसमें से एक फैक्टर ये भी रहा है कि टेलीकॉम सेक्टर्स को आज गुड न्यूज़ मिली है। केंद्रीय कैबिनेट ने 2022 से पहले खरीदे स्पेक्ट्रम के लिए बैंक गारंटी जमा करने की शर्त को हटाने की मंजूरी दी। कैबिनेट के इस फैसले से टेलीकॉम कंपनियों को अपना काम चलाने के लिए करीब 30,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त पूंजी मिल जाएगी, और इस फैसले से सबसे ज्यादा फायदा टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया को मिलने की संभावना है। वोडाफोन आइडिया को अपने पुराने खरीदे स्पेक्ट्रम के लिए 24,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की बैंक गारंटी की जरूरत है। तो क्या सिर्फ वोडाफोन आइडिया को ही फायदा पहुंचाने के लिए ये फैसला लिया गया है? पवन जी, आपका क्या टेक है इस खबर पर? ये संयोग की बात है कि वो ज्यादा फंसे हुए हैं, तो देख के लगता है कि उन्हीं को फायदा हुआ है, देख के लगता है कि उनका फायदा ज्यादा है। देखिए, अलग अलग तरह के रिप्रेजेंटेशन दिए गए सरकार में, जिसमें ये कहा गया कि आप जो ये बैंक गारंटी है इसको वेव ऑफ कर दिया जाए, तो उसमें काफ़ी बैंक के पास जो है लिवरेज बहुत ज़्यादा होगा, उसके पास फाइनेंशियल स्ट्रेंथ होगा, और जो अब आगे आने वाले टाइम में जो नेटवर्क एक्सपेंशन कर रही हैं कंपनियां, सभी को करना पड़ेगा अल्टीमेटली। जब आप नए जैसे जो घुस रहे हैं उसमें 5G स्पेक्ट्रम में, उनको करना पड़ रहा है। साथ ही साथ जो टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन कर रहे हैं, सबको पैसे की ज़रूरत पड़ रही है। तो सडनली वोडाफोन को जो 25,000 करोड़ रुपए देने थे, वो सरकार ने कहा ठीक है, इसका इस्तेमाल अब कहीं और किया जा सकता है। तो आप देखिएगा कि इनके कंपनियों के काम करने का
तरीका बदल जाएगा, कंपनियों को कंफर्ट लेवल बहुत ज़्यादा हो जाएगा, उनके पास सडनली लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा होगी। तो ये ऐसा नहीं कि एक दिन में हो गया है, मतलब इस पे बात पहले से चल रही थी, लेकिन पहले से सरकार, देखिए क्या होता है सरकार में जब निगोशिएशन चलता है ना, तो एक दिन में सरकार कन्विंस नहीं हो जाती। आप 10वीं बार मिलते हैं तब जाकर आपको देखना पड़ता है कि हाँ क्या इसके प्रॉस एंड कॉन्स क्या है। सरकार अगर कोई फैसला लेती है तो कल को ये आरोप न लगे कि सरकार जो है सर्टेन कंपनीज को फेवर करने जा रही है। इस पे लंबे समय से बात चल रही थी, अब जाकर इस पर हुआ, तो इससे सबको फायदा होगा। जिसके पास जिसको जिसको ज्यादा पैसे देने हैं उसको ज्यादा फायदा होगा, जिसके कम पैसे देने हैं उसका काम वैसे ही चल जाएगा। और चलिए अब लाते हैं वो खबर जो कि अब मुझे लगता है हमें इसकी आदत हो जानी चाहिए। इनका नाम बार बार आप सुनेंगे क्योंकि ये अपने बयानों के लिए मशहूर हैं। अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव जीत चुके रिपब्लिकन प्रत्याशी डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि अमेरिका में गैरकानूनी तरीके से हो रही घुसपैठ तथा नशीली दवाओं की तस्करी पर रोक लगाने के लिए मेक्सिको और कनाडा से इंपोर्ट होने वाले सामान पर 25% टैक्स वो लगाएंगे और चीन से होने वाले इंपोर्ट पर अतिरिक्त 10% टैक्स लगाया जाएगा। ट्रंप ने बताया कि राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद सबसे पहले जो फैसले जाएंगे उनमें से ये एक फैसला रहेगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट फैसला है। ट्रंप ने शपथ से पहले ही अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। आपको क्या लगता है, भारत को लेकर के भी वो इस तरह का सख्त रुख अपनाएंगे? नहीं, पर आपको तो आप खुशी मनाइए ना, आपको तो भारत का तो नाम अभी लिया नहीं है। आप लेकिन इनके आज जो के तेवर रहते जो हैं कभी समझ में नहीं आप आता, कभी एक बात बोलते हैं फिर दूसरी बात पलट जाते हैं। तो ये देखिए क्या है ना प्रियंका, मोटी मोटी बात है, पूरी दुनिया में जो पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स के जो सिम्टम्स हैं वो कैसे ऑपरेट करता है वो लगभग लगभग बराबर है सब जगह। पॉपुलिस्ट मेजर सबके लिए जरूरी है, वो काम सरकारें करना चाहती है, वो काम नेता करना चाहते हैं जो जिसको कम्युनिकेट करना आसान हो, जिसको जनता के लिए समझाना आसान हो। तो उसका वो आप चाहे अटलांटिक के देशों की बात कर लीजिए, पैसिफिक के देशों की बात कर लीजिए, इंडियन ओशन के देशों की बात कर लीजिए, मोटे मोटे तौर पे आपको पॉलिटिक्स में डिजाइन और इंटेंशन लगभग लगभग एक ही जैसा मिलेगा आपको। अब ट्रंप ने क्या कहा है, हम और हमारे और आपको तो इसी बात से खुश होना चाहिए कि उसने जो अभी हिंदुस्तान के बारे में अपने रैली में, अपने इलेक्शन कैंपेन में हिंदुस्तान के बारे में बहुत ही क्रिटिकल कमेंट करने के बावजूद अभी तक हिंदुस्तान के बारे में कोई ऐसी बात नहीं कही है। और जब टैरिफ लागू करने की बात है आपको अभी उससे अलग रखा है, इस बात की खुशी मनाइए। उन्होंने कहा है कि मेक्सिको, चाइना और कनाडा, इस पे मेक्सिको और कनाडा पे 25% टैरिफ बढ़ाएंगे और चाइना पे 10% अभी बढ़ाएंगे। देखिए चाइना मेक्सिको के जरिए अमेरिका में बहुत घुसा है, मेक्सिको के जरिए ट्रेड होता है, मेक्सिको में चाइना के दसियों प्लांट खुलने वाले हैं जिससे वहां से अमेरिका में अमेरिका में वहां से ट्रेड होगा। ये ट्रंप इस बात को समझते हैं और ये समझते हैं कि अगर हमें चाइना को लपेटना है तो साथ ही साथ मेक्सिको को लपेटना जरूरी होगा। वैसे ही आप देख रहे हैं कि इमिग्रेशन की बदौलत, इमिग्रेशन के चक्कर में या बाकी और जो इश्यूज हैं, मेक्सिको से ट्रंप के शासनकाल में कम से कम अच्छे रिलेशंस नहीं रहे। तो अब जब टैरिफ बढ़ाएंगे इसका फॉल आउट क्या होगा? इसका फॉल आउट होगा, हमें लॉन्ग टर्म में लगता है कि जब टैरिफ आप बढ़ाएंगे तो ट्रंप अपने ही देश के लोगों का खर्चा बढ़ाएंगे। जो सामान आप 5 रुपए में अभी खरीदते हैं वो जब टैरिफ बढ़ेगा तो वो सामान आप 7.5 रुपए में खरीदेंगे, 7 रुपए में खरीदेंगे। तो मुझे लग रहा है कि इस बात को भी समझते हैं और देखिए जब अभी करने की बारी आएगी तो उसमें भी दिखेगा। लेकिन कुछ बातें ऐसी होती है जिसका पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन होता है, जिसके पॉलिटिकल एडवांटेज होते हैं, उसका पॉलिटिकल बेनिफिट लिया जाता है। तो अभी कम से कम मैं देख रहा हूं कि ये शुरुआत है और ये शुरुआत में पॉलिटिकल जेस्चर वो बना रहे हैं। ये कैसे पैन आउट करता है ये देखते हैं अभी 2025 के 20 जनवरी के बाद। तो मैं ये कह रहा हूं, पर हमें ज्यादा, मैंने आपको पिछले शो में भी कहा था कि सबसे कम ध्यान हिंदुस्तान के ऊपर ही होगा तो सबसे कम डैमेज भी हमें ही होगा। तो अभी तक तो एडवांटेज इंडिया स्कोर बना हुआ है, लेकिन हाँ चाइना को लेकर के तीखे बयान, तीखे तेवर अब मेक्सिको और कनाडा भी लपेटे में। लेकिन पवन सर, एज राइटली आपने कहा
कि अभी तो सिर्फ पोस्चरिंग चल रही है। 20 जनवरी को सेरेमनी के बाद जो है असली पता चलेगा कि ये सारे बयान जो थे ये कितने जो है इम्प्लीमेंट होते हैं। थैंक यू सो मच पवन जी। इन्होंने इतना ही नहीं, इन्होंने कहा कि मैं सबसे पहले जब मैं शपथ लूंगा तो जिस एग्जीक्यूटिव पे मैं साइन करूंगा वो यही होगा। तो बिल्कुल मतलब तैयार बैठे हैं। तो चलिए हम उनके वर्ड्स मार्क कर रहे हैं और होपफुली 20 और 21 जनवरी को मनी सेंट्रल पर हम इसे फिर से एक बार डिस्कस कर रहे होंगे पवन जी के साथ। ऑल राइट पवन सर, थैंक यू सो मच। आज के लिए आपको यही बाय बाय कहते हैं, कल मुलाकात होती है सर। बाय बाय। आज के शो में इतना ही, मुझे इजाजत दीजिए। आपकी राय, प्रतिक्रिया, कमेंट्स का इंतजार रहेगा और साथ में बताइएगा और किन खबरों पर आप इस तरह का विश्लेषण सुनना चाहते हैं मनी 9 पर। मनी 9 के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।